नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देख तो रही है आ रहे हैं, कमेंट में आएंगे, कुछ लोग जुड़ जाए। जी, जय जोहार। जय जोहार। आशा है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। बबलू पवार जी नमस्कार। सैंडी जी नमस्कार, जय जोहार। कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, okay, thank you. I will just wait for 1 or 2 minutes, then we can start. तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण राज सिंह वरकाम है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जबलपुर मध्य प्रदेश में ही हुई है। जबलपुर के पास ही, जो जैसा कि परिचय में बताया गया था, सिंगौड़गढ़ और राजा इमलई मेरा पैतृक गांव है। सिंगौड़गढ़ मेरा ननिहाल है, राजा इमलई मेरा पैतृक गांव है और ये पूरी मध्य प्रदेश के गोंडवाने का हिस्सा है, रहा है बहुत वर्षों से। तो ये है। और पहले तो सीपी बरार का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ एक वो था। मैंने वैसे इंजीनियरिंग की है पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से 2005 में। और उसके बाद 2009 बैच का मैं यूपीएससी सिलेक्शन के बाद मैंने भारतीय नौसेना आयुध सेवा की सेवाएं स्वीकृत की और तब से लेकर आज तक मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो जैसा विषय है चैलेंजेस ऑफ ट्राइबल यूथ, अगर इसको हम नॉर्थ ईस्ट या बाकी जगह पर डिस्कशन करते हैं तो जनजातीय युवाओं के बीच में क्या चुनौतियां हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। राजेश सर पुसद से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। प्रोफेसर साखरे भी जुड़ेंगे, तो भी हम चर्चा करेंगे। कमेंट्स में आप ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि मैं कोशिश करूं कि उनका भी मैं जवाब दे दूं। जी, अब काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी बात होती है कि भारत की बात होती है तो उसमें जो एक सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट है वो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो बोलते हैं कि अखंडता में जो एकता की बात है, मतलब जो यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी है, तो ये जो डाइवर्सिटी शब्द है उसके लिए अगर सबसे एप्ट कोई कम्युनिटी है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी है। आपके काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक, और मैं कहूँ कि अरुणाचल से लेके गुजरात तक, पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के प्रत्येक जो कोने हैं, प्रत्येक जो क्षेत्र हैं, उसमें हम विभिन्न तरह के जनजाति निवास करते हैं। और एक हमारा एक विशिष्ट हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है और एक हमारा एक विशिष्ट इतिहास रहा है। तो ये जो भारत का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ जो इंडिया है,
उसमें ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसकी जो चुनौतियां हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक कारण रहा है पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो हम उन विषयों पर बात करेंगे। मैं आज अपना जो उद्बोधन है उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो पार्ट है वो है कि हमें, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। बहुत संक्षिप्त में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर और जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमारे भविष्य को देखते हुए और हमारे जो ऐतिहासिक, जो हम बोल सकते हैं कि गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें किन तरह के राइट्स दिए हैं, पहली बात पर उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, या कि जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ जो हमारा जो ट्राइबल समाज है उसकी एक बहुत सारी एक जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको आउटलाइन किया है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो पाया है, और आगे किस तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी बात करेंगे। चौथा जो विशेषकर जो मैं चाहता हूं कि जो चौथी बात करेंगे वो हम करेंगे कैरियर गाइडलाइंस की, मतलब कि जो कैरियर आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या रोजगार की जो बात है। तो फोर्थ पॉइंट पे मैं रोजगार पे बात करूंगा कि कैसे ट्राइबल यूथ जो है वो रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह से संघर्ष कर सकता है। और फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन की बात, कि हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी जो पहचान है, उसको कैसे हम मजबूत रख पाएं, कैसे उसको अक्षुण्ण रख पाएं। उस पर जो मेरे स्वतः विचार हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। तो देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में एक यूं कहें कि एक बाइंडिंग प्रिंसिपल है, या यूं कहें कि एक गाइडिंग लाइट्स है पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जो भारत की सरकार है उसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 तरह के राइट्स ट्राइबल कम्युनिटीज को देता है, और उन राइट्स में जो सबसे पहले राइट्स हैं वो कुछ फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को मिले हुए हैं, लेकिन इन फंडामेंटल्स राइट्स के अंदर विशेषकर ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ और राइट्स दिए गए हैं। तो ये राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए दिए थे कि वैसे तो देखा जाए इसको हम बोल सकते हैं एक अलग तरह कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है। मतलब वैसे तो सभी लोग समान हैं भारत के उसमें, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो विशेष अधिकार हैं वो शिक्षा में हैं और नौकरी में है, इन सबके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो 14 आर्टिकल 14 है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, और जो आर्टिकल 16 है अपॉर्चुनिटी, जो इक्वल राइट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि अवसरों की समानता की जो बात है, तो ये जो आर्टिकल 16 है। और जो इसमें कुछ राइट्स दिए गए हमारे कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए, जो आर्टिकल 19 की बात होती है, तो ये पर्टिकुलर जो राइट्स दिए गए हैं ये हमारी जो भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें राइट्स दिए गए हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं कि हर एक व्यक्ति के ये अधिकार हैं। इसके अलावा कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं, और ये कम्युनिटी राइट्स अपने आप में, इन्हें हम 5वीं या 6वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। और जो विशेष संविधान के विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है वो भारत का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये संविधान के अंदर एक संविधान है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, यूं कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक विस्तृत दर्शन है। तो उस पर एक हम छोटी सी ब्रीफ चर्चा करेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले 1947 के बाद से, उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पहले से तो ये था कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। हम सभी जानते हैं कि जब भारत में मुगलों का या विदेशी आक्रमण हुआ, तब भी भारत का जो 60% हिस्सा था वो जनजातियों के आधिपत्य पर था। जो शहर थे बहुत स्कैटर्ड थे, और जो बोलें कि जो भारतीय शहर थे
वो नदी घाटी सभ्यताओं के पास तक सीमित थे, और अधिकांश लगभग 60% हिस्सा जब भी विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण रहा है वो वन और ट्राइबल कम्युनिटीज के आधिपत्य में रहा है। और यूं कहें कि जो रानी दुर्गावती हैं, जिनकी पीढ़ियों से हम लोग आगे आते हैं, उनका जब 1524 में जब उनका जन्म हुआ, और उसके बाद चाहे राजा संग्राम शाह की बात करें, दलपत शाह की बात करें, तो उस समय पर भी जो संघर्ष हुआ उनका, डायरेक्ट जो अकबर के साथ संघर्ष हुआ, उसमें भी पूरी तरह से वो जो शासन उनके अंदर नहीं गया था वो हमें वापस मिल गया था। तो ये बात अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देखें तो ये समझ में आता है कि जो लैंड है, जल जंगल जमीन जो है, वो अंग्रेजों के आने से पहले तक जनजातियों के पास ही थी। उसमें किसी भी तरह से किसी उसका बाहरी उनका आधिपत्य नहीं था। और कुछ एक दो जगह रही होंगी वहां पे आक्रमण होते थे, लेकिन उन आक्रमणों से लड़ने के लिए हम पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स का जो एक परमानेंट सेटलमेंट हुआ, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, तो उन्होंने जल जंगल जमीन पर पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो ट्राइबल्स थे उनको पूरी तरह से जल जंगल जमीन से बाहर निकाल दिया। उनके जो हजारों वर्षों के जो अधिकार थे उन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो ये ब्रिटिशर्स के बाद से ही हमारे हाथों से जो हमारे जल जंगल जमीन है उसे छीना जाना शुरू हो गया। और फिर उनकी जिस तरह की पॉलिसीज थी कि वो एक तरह अकाल क्रिएट करते थे, फिर पूरी जमीनों से कैसे लगान मिल जाए, और जो हम झूम खेती करते थे उस खेती के कारण जो हमारे जनजाति समाज में या ट्राइबल समाज में, आदिवासी समाज में, तो ये था कि जो भूमि है, जल जंगल जमीन है, वो समाज की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती थी। तो उस एक समाज की संपत्ति को छीन कर जो ब्रिटिश शासन था उसने पॉलिसी बनाकर उसे लोगों को दे दिया, ताकि लोग जो है वो टैक्स पे करें। और ट्राइबल कम्युनिटी तो टैक्स, क्योंकि वो अधिपति थे जंगलों के, जल जंगल जमीन के, तो टैक्स क्यों देते। तो उस टैक्स टेररिज्म के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरी जमीनों को औने पौने दामों पर पूरी तरह से बाहरी लोगों को बांटना शुरू कर दिया। तो इसी के बाद से हम बोल सकते हैं कि तिलका मांझी का विद्रोह होता है, बाबा बिरसा का विद्रोह होता है, और एक पूरी श्रृंखला रही है। स्वाधीनता संग्राम में अगर अंग्रेजों से सबसे पहले लोहा लेने वाले कोई समुदाय थे तो वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज ने सबसे पहले उनसे लोहा लिया है, और सबसे पहले आक्रामक होकर उनके साथ युद्ध किया है, बिना सोचे समझे कि जो उन आधुनिक हथियारों के सामने लड़कर उनका क्या हश्र होगा। लेकिन उन्हें ये बिना सोचे हुए अपना जो एक कह सकते हैं कि अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई की। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन ऐतिहासिक गलतियों को से एक तरह से जो हिस्टोरिकल हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको उससे हमें निजात दिलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान में प्रोविजंस किए गए हैं। तो जब बात हुई संविधान सभा में, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ डिबेट हुई और बहुत सारी डिबेट हुई, तो उसमें ये बात निकल कर आई कि 2 क्षेत्रों के आधार पर 2 अधिकार बनाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गोपीनाथ बारदोलोई जो कि उस वक्त के आसाम के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उनकी अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो उत्तर पूर्व के या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके लिए कानून बनाए जाएंगे। और ठक्कर बाबा की जो कि एक हमारे मध्य भारत के एक बड़े लीडर थे, उनके निर्देश में 5वीं अनुसूची के नियम बनाए जाएंगे। तो जो ठक्कर बापा रिपोर्ट थी उसको शब्दशः उठाकर 5वीं अनुसूची के नियमों में तय कर दिया गया, और जो गोपीनाथ बारदोलोई की रिपोर्ट थी उसे उठाकर 6 शेड्यूल में कर दिया। अगर आप 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को अगर आप देखें तो 6th शेड्यूल में ज़्यादा अधिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब 3 स्तरीय जो 3 लेयर राइट्स जो हैं 6th शेड्यूल में दिए गए हैं, और उनका कह सकते हैं कि जो वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड था उसके कारण उनकी अवेयरनेस और उसके प्रति जो जागरूकता थी वह ज़्यादा थी, इसलिए वो उन अधिकारों का उपयोग कर पाए। उसके उलट जो 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र था या 5th शेड्यूल जो एरिया जो डिक्लेयर हुआ, जो कि आज की समय में 10 राज्यों में है, उसमें दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो लैंग्वेज की उनके साथ एक बड़ी समस्या थी, चाहे वो हमारे गोंड समाज हो या भील समाज हो, या चाहे मुंडा हो या उराव हो, चाहे कोरकू हो, चाहे हो,
ये सभी अपनी एक मदर टंग, अपनी एक ट्राइबल लैंग्वेज में ये बात करते थे, और उन अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए उस वक्त उन्हें अंग्रेजी या हिंदी जानने की बहुत ज़रूरत थी, बिना उसके उसका एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। और शिक्षा का तो पेनिट्रेशन था ही नहीं। जो हमारे मध्य भारत, चाहे आज की डेट में हम बोले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पे जनजाति बेल्ट में तो एजुकेशन बिल्कुल नदारद थी। बहुत शहरों में बहुत गिने चुने जगह पे एक एजुकेशन का स्तर रहा होगा। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि जो ये राइट्स थे, हमारे 5वीं अनुसूची के जो अधिकार थे, वो उनका हम सही लाभ लेने में या उनको प्रोटेक्ट करने में हम विफल हो गए। और उसका लाभ उठा लिया गया तत्कालीन समय में कि जितने भी विकास की परियोजनाएं थीं, चाहे आप उसे बोलें जितनी भी जल जंगल जमीन को जिन्होंने परियोजनाओं ने अधिकांश तौर पर अपने अधिग्रहण में लिया, उसमें सबसे बड़ी परियोजनाएं जो थी वो सिंचाई परियोजनाएं थी, जिसमें कि बड़े स्तर पर नहरों का अधिग्रहण हुआ, डैम्स बनाए गए, और उन जिन जगहों पे सिंचाई की योजनाएं बनाई गई वो पूरी तरह से ट्राइबल एरियाज थे। आप सारे बांधों के नाम उठाकर देख लें, उनका क्षेत्र उठाकर देख लें, तो पूरी तरह से ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज थे। दूसरी जो थी, रोडों का विस्तार हुआ। जब सड़कों का विस्तार हुआ तो उसमें भी क्या है, सड़कों को जंगलों के बीच से सब जगह कनेक्टिविटी करने के लिए जिन जगहों के लिए लिया गया, तो उसमें से भी 5th शेड्यूल्ड एरिया की लैंड्स का बहुत बड़े तौर पे अधिग्रहण किया गया। तीसरी बात कहें तो जो PSUs बनाए गए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की गई, जो है, चाहे आप भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, चाहे कोरापुट हो, चाहे NMDC हो, चाहे SECL हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, ये जो सारी चीजें थी ये पूरी तरह से ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में ही थी, और इन्हीं 5th शेड्यूल एरिया में ही अधिग्रहण किया गया। एक और जगह जो प्रॉब्लम हुई, जो कि हम कह सकते हैं कि पहले 1947 में जो वेस्ट पाकिस्तान से कुछ लोगों को लाकर बसाया गया शहरों में, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए, रिफ्यूजीज आए, उनको भी ट्राइबल एरियाज में, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो माना है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, वहां पर लाके उनको अगेंस्ट द विल ऑफ ट्राइबल्स वहां पे जाके बसा दिया गया। तो ऑब्वियसली जो माइग्रेटर होता है, जो व्यक्ति बाहर से आता है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज की अपेक्षा में ज़्यादा अधिक पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होती है उसकी, तो उसने वहाँ पर जाके शोषण एक तरह से शुरू कर दिया। तो ये जो लैंड एलिनिएशन था, ये लैंड एलिनिएशन मतलब जो भूमि का जो हस्तांतरण था, कि विकास परियोजनाओं के लिए शुरुआत के जो 30 वर्ष थे, 40 वर्ष थे, उनमें बुरी तरह से, एक तरह से बहुत बुरी तरह से इसका जनजातीय समाज के ऊपर फर्क पड़ा, कि बहुत बड़ी संख्या में जो ट्राइबल लैंड था, 5th शेड्यूल्ड एरिया का जो लैंड था, वो लैंड एलिनेट होकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चला गया। उसके एवज में जो मुआवजा दिया गया, उस मुआवजे में शुरुआती तौर पर चूंकि एजुकेशन का अभाव था, इसलिए एक बहुत बड़ा करप्शन का एंगल इन्वॉल्व था। यूं कहते हैं कि अंगूठे लगा कर मुआवजे दे दिए गए, जहां पे हजारों रुपए जो मुआवजे के तौर पे मिलने चाहिए थे, वहां पर बीच के बिचौलियों ने वो पैसा जो है मुआवजे का, वो अपने उसमें मिसयूज कर लिया। तो ये एक कारण रहा है। 1999 से लेकर 2006 तक की एक रिपोर्ट बोलती है भारत सरकार की, कि पूरे भारत में जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें 66% जो हैं वो ट्राइबल हैं। मैं आपको बात बताता हूं कि, और वो जो संख्या बोल रहे हैं, लगभग 4.5 करोड़ जो ट्राइबल आज की डेट्स में हैं, जो हमारे, उसमें से लगभग 10 करोड़ में से 4.5 करोड़ लोग एक्चुअली डिस्प्लेस्ड ट्राइबल हैं। मतलब वो आज़ादी के बाद से वो आज जहां पर भी हैं, उनमें से लगभग 4.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं, वो अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कम्युनिटी जल जंगल जमीन से इस तरह जुड़ी हुई है, जब उसे विस्थापन कर दिया जाता है, तो उसके साथ एक लैंड एलिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस लैंड एलिनेशन से बचने के लिए 5th शेड्यूल्ड में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे, लेकिन उनको बोल सकते हैं कि पंचशील का सिद्धांत दिया गया, जिस आधार पर उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। तो एक बड़ा कारण था। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस मतलब हम बोलें गरीबी और कर्ज।
तो ट्राइबल कम्युनिटीज की जो कर्ज की समस्या है, जो साहूकारी समस्या है, जो वो समस्या है, वो अंग्रेजों के बाद से ही आना शुरू हो गई थी। क्योंकि उस वक्त पर अगर आपको ज़मीन चाहिए है तो आपको लगान देना होता है। और जो ट्राइबल हमारी कम्युनिटी थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब उनकी जो कृषि करने की या ज़मीन से जो धन उगाहने की जो उनकी तकनीक थी वो काफ़ी सब्सिस्टेंस थी, बहुत पुरानी तरीके से थी। तो जो अदर कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में वो उतना मुनाफा उस ज़मीन से नहीं ले पाते थे। और उसका कारण क्या होता था कि एक तरह का जो टैक्स चुकाने की बाध्यता होती थी साल में, उस टैक्स को हम नहीं चुका पाते थे। तो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम किसी न किसी से कर्ज लेते थे और उस कर्ज को चुकाने के एक बुरे काल चक्र में हम फंस जाते थे। और फंसने के कारण ये होता था कि हमारे हाथ से जो हमारी ज़मीनें हैं चली भी जाती थी और हम कर्ज के कर्जदार रह जाते थे। तो जो बाहरी जो बिचौलिए थे वो इस कर्ज का फ़ायदा उठाकर जो है वो कर्ज चुकाकर हमारी ज़मीनों को काफ़ी तौर पर उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो पावर्टी है ये एक तरह की अक्यूट पावर्टी है, मतलब ये पावर्टी ऐसी है कि हम नेचुरली कोई पावर्टी लाइन में नहीं थे, लेकिन अपने जल जंगल जमीन को बचाए रखने के लिए आप उस गरीबी के चक्र में फंसते चले गए। और उस पावर्टी के साथ जो एक कर्ज का एक जो सिस्टम था उसने पूरे लगभग हम बोलें कि अंग्रेजों ने जब से परमानेंट सेटलमेंट लागू किया तब से लेकर आज़ाद होने तक पूरे ट्राइबल एरिया में जो बोल सकते हैं कि 80% जो लैंड है जो ट्राइबल से नॉन ट्राइबल के बीच में जो डाइवर्ट हुआ, उसके पीछे एक ही रीज़न था, वो था ब्रिटिशर्स का टैक्स ना चुका पाने के कारण लोगों ने वो जो साहूकारों से कर्ज लेकर उस ज़मीन को ना चुकाने के कारण वो सारी ज़मीन जो है दूसरे लोगों के हाथ में चली गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और 5वीं जो 5th शेड्यूल्ड है उसमें प्रोविजन ये बोलता है कि पूरी तरह से 5th शेड्यूल्ड एरिया में जो बाहर के लोग जो साहूकारी करते हैं उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत से राज्यों ने इस पर कड़ाई से पालन किया है और बहुत से राज्यों में इस पर कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। और जो तीसरी बात है, जो तीसरी प्रॉब्लम है, जो वो है कुपोषण की, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन की। आपको याद होगा टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारे कोरकू जो समुदाय थे उस वक्त पे एक बात चली थी कि टाइगर बचाना है। तो बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल जो थे उनको विस्थापित किया गया। तो ये जो कुपोषण का जो कुचक्र है, कर्ज और कुपोषण का कुचक्र है, वो इसीलिए है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, हमारे जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। और स्वाभिमानी होने के कारण वो अपने क्षेत्र से जल्दी जल जंगल जमीन को छोड़कर या बेचकर किसी दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहते। तो जब समय होता है, सीजन होता है, उस समय पर उनको क्या है कि जो 3 या 4 महीने के लिए जो यूँ कह सकते हैं कि जो वो अब जो नेटवर्क है वो उससे वो बाहर चले जाते हैं। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसने ट्राइबल सब प्लान की शुरुआत जिसके कारण हुई है, जो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान जिसके कारण शुरुआत हुआ, उसके कारण ये था कि लगभग 1700 से 2500 बच्चे जो हैं, कोरकू बच्चे जो थे, जो वो टाइगर प्रोजेक्ट के कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी जानते हैं, उस टाइगर प्रोजेक्ट के कारण वो उस माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण खत्म हो गए थे। और जब विश्व बैंक ने उसकी पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि वो जो कोरकू समुदाय के बच्चे थे, वो कोरकू ट्राइब्स इतने स्वाभिमानी होते थे कि वो कभी किसी और से मांग कर, उन्हें जल जंगल जमीन से ही वो अपनी चीज़ों को लेकर अपने जीवन यापन करते थे। और जब उनको विस्थापित कर दिया गया और जिन जमीनों पर उनको जाकर विस्थापित किया गया, वहाँ पर उनकी जो उपज है या जो कृषि करने हैं, वहाँ के लिए कोई साधन नहीं थे, कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के उनके जो बच्चे हैं कुपोषण के कारण खत्म हो गए। आप भी देखेंगे महाराष्ट्र में जो पालघर का क्षेत्र है, मेलघाट का क्षेत्र है, तलासरी है, विक्रमगढ़ है, इन सारी जगहों पर जो है एक कुपोषण का एक बहुत बड़ा एक कुचक्र चल रहा है। उसका कारण ये है कि जो माताएं बहनें हैं वो एक बोल सकते हैं कि सीजनल मजदूरी के लिए जब शहरों में जाती हैं और वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, और वो आंगनवाड़ी का जो नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क से बाहर होती हैं, और जब वो कंसीव करती हैं, जब वो बच्चा उनके गर्भ धारण करती हैं, तो उसके जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं वो एक कुपोषण के उसमें चले जाते हैं, मतलब वो माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं।
तो उसके बाद के बाद जो बच्चा पैदा होता है, जब वो वापस आते भी हैं तो वो उस एक्यूट माल न्यूट्रिशन से जो है वो वापस उबर नहीं पाता है। तो ये पूरा जो महानगरों वाला बेल्ट है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि माल न्यूट्रिशन की या ये जो सारी चीज़ों की व्यवस्था, इससे कैसे निजात पाई जाए। तो एक साइकिल है कुपोषण, शिक्षा और रोजगार का। अगर हमें कुपोषण से किसी तरह से निजात पानी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं खुद पूरी तरह से शासकीय स्कूलों में पढ़कर मैं आज इस मकाम पर पहुंचा हूं। मेरे पिता भी कोई बहुत एक साधारण शासकीय कर्मचारी थे और मैंने लगभग हर एक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और मैं समझता हूं कि आज हमारे जो क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, मुझे तो फॉरेन स्कॉलरशिप से लेके जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय हो, ये मतलब मैं समझता हूँ योजनाएं बहुत हैं, परंतु उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में इतने वर्ष लग गए हैं। तो अगर हम सोचें कि एजुकेशन जो है, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन जो है, ये एकमात्र तरीका है जो हमें इन सारी समस्याओं से, चाहे वो लैंड एलिनिएशन हो, पॉवर्टी हो, इंडेप्टनेस हो, सारी चीज़ों से हमें बचाने का एकमात्र उपाय है, और वो है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। जो जैसे बाबा साहब बोलते थे कि मतलब एजुकेट, जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे तब तक आपको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कोई भी सही आपको जानकारी नहीं होगी, और जब तक आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता नहीं होंगे आप अपने अधिकारों को नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आगे मैं जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, वो दिया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन और नौकरियों में रिजर्वेशन। तो पहले हम नौकरी में रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब नौकरी में रिजर्वेशन दिया गया था, वो रिजर्वेशन 3 स्तर पे था। हमें जो आरक्षण प्राप्त है उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल रिजर्वेशन, कि पूरे भारत में जितनी ट्राइबल की जनसंख्या है, उस वक्त 6.5 समथिंग थी आज़ादी के समय पर, और फिर धीरे धीरे हेल्थ स्कीम बढ़ने के कारण जो हमारा जनसंख्या प्रतिशत इंप्रूव हुआ है। तो अगर आज हम 8.5% की बात करते हैं, लगभग 10 करोड़ जो हैं, तो पॉपुलेशन के रेशो में जो पूरे भारत में जितने भी 750 के आसपास जनजाति समुदाय हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर हमें सेंट्रली 8.5% का रिजर्वेशन प्राप्त है। तो ये फर्स्ट लेयर ऑफ रिजर्वेशन है। सेकेंड लेयर ऑफ रिजर्वेशन होता है स्टेट पॉपुलेशन रेशो के आधार पर। तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में 21% ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए मध्य प्रदेश की जो स्टेट में जो नौकरियां हैं, और जो छत्तीसगढ़ में जैसे हम बोले कि 31%, 31% वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो सेकंड लेयर ऑफ रिजर्वेशन है वो स्टेट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है, और वहां पे 21% मध्य प्रदेश में, 31% छत्तीसगढ़ में, और अकॉर्डिंगली 10% राजस्थान में, और महाराष्ट्र में 9.5% जैसा है, वहां पे स्टेट का रिजर्वेशन हमको वहां पर मिलता है। थर्ड रिजर्वेशन जो है वो है शेड्यूल्ड एरिया में। शेड्यूल्ड एरिया का रिजर्वेशन जो है इक्वल टू दी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि कोई एक ग्राम सभा है, वहां पर जो 3-4 उन्होंने कैटेगरी ऑफ सर्विसेज बोली हैं, उनमें वहां पर ट्राइबल की जितनी पॉपुलेशन होगी, चाहे वो अगर 80% है, 60% है, 70% है, तो उन जो जैसे वो आंगनवाड़ी हैं, चाहे पंचायत जो स्कूल के शिक्षक हैं या तहसीलदार हैं, ऐसी 4-5 जो सर्विसेज हैं, उनके लिए उस क्षेत्र में जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बराबर आपको परसेंटेज पे वहां पे आरक्षण मिलता है। तो ये 3 लेयर ऑफ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट में क्या था कि आज़ादी के बाद से ही हमारे साथ समस्या क्या हुई कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमें तो 342 में आरक्षण मिला, इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन मिला, लेकिन एक आर्टिकल था, आर्टिकल 335। हम ये बोल सकते हैं कि ये आर्टिकल 335 ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है तो आर्टिकल 335 ने पहुंचाया है। आर्टिकल 335 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अगर कैंडिडेट सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं उपलब्ध हैं तो उन पोस्ट को डी रिजर्व करके उनकी जगह पर दूसरी लोगों को भरा जा सकता है। तो जब शुरुआत की बात करें तब तो कोई पेपर नहीं था, प्रचार नहीं था, समाचार माध्यम नहीं थे। जो केंद्रीय नौकरियां होती थी वो नौकरियां तो वास्तव में लोगों को पता ही नहीं पहुंचता था कि ये कब निकल रही हैं।
तो जब कोई ऐड होते थे या जो कुछ होते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, जो जितना भी पढ़े लिखे होते थे उनको पहुंचता ही नहीं था। तो जब कोई अप्लाई ही नहीं करता था तो उन नौकरियों को क्या, जो दूसरे लोग थे वो डी रिजर्व कर देते थे। उस वक्त पर एक किसी भी क्लास 3 नौकरी को डी रिजर्व करने का जो अधिकार है उसके सेक्शन ऑफिसर को अधिकार होता था। वो देखता था कि भाई मुझे कोई आया नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी के कोई एप्लीकेशन आई नहीं, तो मैं इसको सिर्फ डी रिजर्व कर देता हूं और उसे जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं दे देता हूं। तो शुरुआत के जो 30-40 वर्ष रहे हैं पूरी तरह से केंद्रीय नौकरियों में सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड करके उसे दूसरी कम्युनिटी को दे दिया गया जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो 10% का रिजर्वेशन स्टार्टिंग के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दे दिया गया था, तो बाकी कम्युनिटी में चूंकि एजुकेशन का स्तर तो ठीक था, तो जो 10% एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो रिजर्वेशन था उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारे ट्राइबल उससे चला गया। और कोई एक व्यक्ति अगर एक बार नौकरी में आ जाता है तो वो तो लगभग 30 साल के लिए आगे नौकरी करता है। तो वो जो शुरुआत के दौर पर जो हमें सेंट्रल रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को अदर कम्युनिटीज जो जिसमें कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज जो दूसरी कम्युनिटीज थी उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और अगले 30 साल तक उन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रहे। फिर जो दूसरा दौर चला रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक होता है वैकेंसी बेस्ड रिजर्वेशन और दूसरा होता है पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो 90 जब अब क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पोस्ट पे पहुंच जाता है और जब वो रिटायर होता था, मान लीजिए कोई व्यक्ति एसटी के रोस्टर पॉइंट पे किसी ने नौकरी पा ली और जब वो रिटायर हो रहा है तो जो पोस्ट रिटायर उसके रिटायरमेंट के बाद जो कि एसटी उस पर नौकरी कर रहा था, जब वापस एसटी को आनी चाहिए थी तो वो एसटी को नहीं आकर उस वैकेंसी को रोटेट करके ओपन में दे दिया जाता था और हमारे वैकेंसी पॉइंट को अगेन नीचे 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 ला दिया जाता था, जिससे कि क्या होता था कि ट्राइबल की पोस्ट पे ऑक्यूपाइड व्यक्ति जब रिटायर होता था तब भी वो पोस्ट वापस ट्राइबल के लिए ओपन में नहीं आती थी। तो ये जो एनामोली थी, इस एनामोली पे बहुत साल तक तो डी रिजर्वेशन करके दूसरे उन पे भरते गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा निर्णय आया और उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी तौर पर एसटी एससी की जो पोस्ट हैं उनको अदर देन एससी एसटी नहीं भर सकते। तो ये अगर बोलें कि 70 के दशक में बहुत सारे उच्च न्यायालयों ने ऐसे निर्णय दे दिए, तो अब समस्या हो गई केंद्रीय नौकरियों में कि जो रोस्टर पॉइंट है वैकेंसी के वो दूसरे कैटेगरी से नहीं भर सकते थे। तो लगभग 25 वर्षों का एक बैकलॉग रहा कि ट्राइबल्स की पोस्ट भरी ही नहीं गई। तो वो जो बैकलॉग है वो एम नागराज के केस तक, जो हम बोल सकते हैं मंडल आयोग, तब तक वो बैकलॉग चलता रहा और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बहुत वैक्यूम हो गया बैकलॉग पोस्ट का, बहुत बड़ा एक डेटा बढ़ता गया बैकलॉग पोस्ट का। तब जाकर 1998 में जस्टिस अग्रवाल का एक निर्णय आया और उसने बोला कि अब आप वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को पोस्ट बेस्ड रोस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और आप अब उन रोस्टर पॉइंट्स को रोटेट नहीं कर सकते, आपको उस रोस्टर पॉइंट को मेंटेन करना है। तो जब वैकेंसी बेस्ड रोस्टर पोस्ट बेस्ड रोस्टर में हो गया, उस वक्त पर जो कन्वर्जन हो रहा था वो होना बंद हो गया और एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई। तो आप देख सकते हैं कि जो नौकरियां मिलना शुरू हुई हैं, जो हमारा सडनली राइज हुआ है वो 1998 के बाद ही हुआ है, जब ये तय हो गया कि जब आप किसी ट्राइबल की नौकरी किसी नॉन ट्राइबल को नहीं दे सकते और डी रिजर्वेशन नहीं कर सकते, तब फिर मजबूरीवश उन नौकरियों को देना शुरू कर दिया गया। अब लेकिन क्या था, उसके बाद फिर दूसरी समस्याएं आई कि जब आप कई सालों तक आपने हमारी ट्राइबल की पोस्ट को नहीं भरा है तो एक ट्राइबल की पोस्ट एक वर्टिकल लैडर में ही खाली पड़ी है। तो अगर कोई ट्राइबल आ जाएगा तो वो फटाक से 3 वर्ष में 4 वर्ष में उसको प्रमोशन हो जाएगा। तो क्या हो कि वो अपने जूनियर से सुपरसीड कर जाएगा। फिर लोग चले गए कि भाई आरक्षण रिजर्वेशन तो हो लेकिन प्रमोशन में आरक्षण ना हो। तो भाई आप 30-40 वर्ष तक किसी पोस्ट को खाली रखेंगे, उसका जब आप उसे भरेंगे तो ट्राइबल की पोस्ट जो ऊपर उसके लिए उपलब्ध होंगी तो वो जंप करेगा ही। फिर वो उस पर बहुत सारी चीजें आएंगी, कम्युलेटिव सीनियरिटी और ऐसी बहुत सी चीजें। और अभी भी ये प्रकरण जो है विचाराधीन है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितनी भी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हर एक राज्य सरकार को कि अभी तक जितना भी डेटा है, कितने भी लोग हैं, उस सारे डेटा को कम्युलेट किया जाए और कितनी पोस्ट आज तक खाली हैं उन पोस्ट पे को पब्लिकली किया जाए और एक कैलेंडर बना के 2-3 साल में उनको भरा जाए, ताकि ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है इसका जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। ये तो एक रिजर्वेशन की एक समस्या है। रिजर्वेशन की एक और बहुत बड़ी समस्या है जो है फेक फर्जी
प्रमाण पत्रों के आधार पर जो लोग नौकरी पा जाते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर राजेंद्र मस्कोले जी, जो नागपुर से हैं। उन्होंने लगभग 18,000 फर्जी एसटी सर्टिफिकेट के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई को जीतने के बाद भी आज वो जो लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने फर्जी उन पर वो हैं, वो आर्टिकल 21 का सहारा लेकर आज भी उन पोस्ट पर काबिज है। तो हमें एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, ना केवल हमें उस स्तर तक पहुंचकर नौकरियां पाना है, परंतु नौकरियों को जो नकली जनजाति बनकर उन नौकरियों को जो हथिया ले रहे हैं उनके साथ भी हमें लड़ाई लड़नी है, जस्टिस लड़ना है। तो मैं समझता हूँ हमें मजबूत करना चाहिए जो उन्होंने ऑफ रोड जैसी संगठन खड़े किए हैं, जिसमें कि वो हर एक जगह पर चिन्हित करते हैं कि कैसे जो लोग नकली फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी पा जाते हैं उनको कैसे 1 वर्ष के भीतर उनकी नौकरी से निकाला जाए। तो ये तो रिजर्वेशन वाला इशू है। रिजर्वेशन वाले इशू पे अभी देखें, अगर यूनिवर्सिटीज़ के रिजर्वेशन पे भी कुछ वर्ष पहले नए नियम आ गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बंचिंग नहीं होगी, और एक तरह से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने रोस्टर पॉइंट निकाल दिए थे। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी तरह की जो स्कीम्स आते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे करके भी इस जो ट्राइबल जो कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं उनको कैसे भी करके इन रोस्टर पॉइंट में उलझा दिया जाए और वो उन पोस्ट तक ना पहुंचे। तो हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट मैं बोलता हूं, जिस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूं, अगली चीज़ है कि हमारा कैरियर कैसे हो। मतलब हम रिजर्वेशन की तो बात करते हैं, बट हमारा कैरियर कैसे, एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़े। तो एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, आज के दौर में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब अगर हम देखें कि क्लास 4th की पोस्ट है, क्लास 3 की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों को पहले, एक पीढ़ी को पहले नौकरी मिली होगी तो वो क्लास 3 पहुंच गए होंगे, फिर उनके बच्चे निकल के वो क्लास 1 बन गए होंगे। समस्या ये हो रही है कि जो शहरी ट्राइबल है, जो लोग शहर में रहते हैं, जो कि हमारा 10% ही ट्राइबल जो समाज है वो शहर में रहता है, वो लोग उन जो 90% लोग जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको जो अवसर मिलने चाहिए, उन अवसरों पे शहरी ट्राइबल काबिज हो जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो शहरी ट्राइबल हैं उन्हें या तो केवल हायर उनको एम करना चाहिए, वो उन हायर को करना चाहिए, या समाज में जो ओपन कंपटीशन में उनको जाकर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उसके करने के बजाय वो शहर से अच्छी शिक्षा लेकर आकर आज गांव में जाकर, जो वहाँ ग्रामीण गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उन हमारे गांव के जनजाति लोगों से कंपटीशन करके वहाँ की नौकरियां आज शहरी जनजाति ले रहे हैं। उसका 3 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान ये है कि उनकी पहली पीढ़ी को वैसे भी आरक्षण मिल चुका था, तो दूसरी पीढ़ी को और ऊंचे आरक्षण, ऊंचे लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए था। उन्होंने ऊंचा लक्ष्य ना करते हुए उसी क्लास 3 की पोस्ट को, जो हमारे शिक्षक की पोस्ट होती है, बाकी पोस्ट होती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के जनजातियों को मिलनी चाहिए, उसको जाकर शहर के जो ट्राइबल हैं, जो शहर के हमारी जनजाति हैं, वो गांव के लोगों की नौकरियों पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो जो किसान है, जो गरीब है, जिसे आज तक कोई नौकरी नहीं लगी है, उसके बच्चों को अगर क्लास 3 की पोस्ट भी नहीं मिलेगी, गांव के टीचर की पोस्ट भी नहीं लगेगी, तो वो कल को अगली पीढ़ी को आईएएस कैसे बनाएगा। जबकि मैं जानता हूं, मेरे व्यक्तिगत परिचित में मैं जानता हूं, मेरे कई तहसीलदार मित्र हैं जिन्होंने या जो तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर या जो एसपी तक हो गए हैं, उन्होंने तक अपने बच्चों को गांव में शिक्षा कर्मी की नौकरियां लगवा दी हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे ये चीज़ बंद होनी चाहिए, इनका सामाजिक इसका बहिष्कार होना चाहिए कि जो बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं उन्हें ओपन कंपटीशन में जाना चाहिए, उन्हें आईआईटी फाइट करना चाहिए, उन्हें फॉरेन में जाना चाहिए, एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए, ना कि वो वापस ग्रामीण क्षेत्र में आकर जो गरीब जनजाति है, जो कि सोचता है कि उसे एक बहुत छोटी सी भी नौकरी मिल जाए अगर उसके बच्चे को, ताकि उसकी जो पीढ़ी आगे बढ़े, उससे हम करें। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं जो यूपीएससी की बात है या आईआईटी की बात है। तो देखें कि जब तक लोग सोचते हैं कि आज अगर सारी नौकरियां का कैलकुलेशन किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां लगभग 35 लाख है, 35 लाख अप्रॉक्सीमेटली। और उसमें अगर हमारा परसेंटेज देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में हमको 2 से 3 लाख की ही नौकरियां मिल सकती हैं।
2 से 3 लाख के लोग ही नौकरी पा सकते हैं और हम हैं लगभग 10 से 11 करोड़। 10 से 11 करोड़ समाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां केवल 3 लाख हैं। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी की बात करें तो वो भी 5-6 लाख नहीं होंगी, और सारी अगर नौकरियों की बात करें तो भी 1 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट नौकरियां कभी क्रॉस नहीं करेंगी। पीएसयूज की बात करें, सारा कुछ कर लें तो पूरे सभी ट्राइबल तो गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकते। तो जब सभी ट्राइबल गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते तो क्या करना है? तो अभी जो समस्या है, जो मैं जो जितना इंटरेक्ट करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो करता हूँ, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो क्रूशियल टाइम है, जो कि 21 साल से लेकर 28 साल तक का जो एक समय है, जिसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ कैरियर बोलते हैं, उस कैरियर में कई जो हमारे जनजातीय आदिवासी ट्राइबल बच्चे हैं, वो एक तरह के अपना स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट ना करते हुए वो भी अपने माता पिताओं पर एक तरह से इस तरह का दबाव बनाते हैं कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने दी जाए, और 7-8 साल वो बिना किसी तरह से प्रोडक्टिव काम करते हुए वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो कहीं सिलेक्ट नहीं होते हैं, और वो वापस आकर 8-9 साल बाद अपने माता पिता पर फिर वापस आकर आश्रित हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से लोगों को कहता रहा हूं कि अगर आपको ये तय करना है कि आपको गवर्नमेंट की जॉब करनी है, तो आप बहुत ही शुरुआती तौर पर ये निश्चय कर लें कि आपको यूपीएससी या एसएससी या ऐसी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। अब हो क्या रहा है, मैंने लगभग जितने 60-70% छात्रों से बात की है, वो लोग कॉलेज में आने के बाद उनको पता चलता है कि यूपीएससी जैसा कोई एक एग्जाम होता है, और जब फाइनल ईयर तक आते आते जब उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो उस तैयारी में लगभग 3 साल का समय उनको चाहिए होता है। तो उसके बाद के जो 3 साल हैं, उस 3 साल को पूरा लगते हैं, भिड़ते हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो किसी तरह से शॉर्ट हो रहे हैं उन ट्राइबल कॉम्पिटिटर से जिन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया था या 10वीं के बाद ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। तो 3-4 साल करने के बाद ही वो किसी तरह से उस कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। फिर वो एक स्तर नीचे आकर एमपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर वहाँ फेलियर होने के बाद वो एसएससी आते हैं, फिर एसएससी आने के बाद फिर वो शिक्षक कर्मी या उस तरह की नौकरियों में फिर कंपटीशन करते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है, उस पीरियड में वो पीरियड उनका पूरा लैप्स हो जाता है। तो मैं उन युवाओं को ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी ही है तो आप अपने जीवन काल में बहुत जल्दी डिसाइड कर लें। मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है और मैं लगभग 18-19 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मैंने तय कर लिया था कि पहले मुझे किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और ताकि मैं उसमें आने के बाद इस यूपीएससी की तैयारी करता रहूं, किसी तरह से मैं किसी पे आश्रित ना रहूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपने युवाओं को बताना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो टेक्निकल जॉब जो हैं, हमारे जो आईटीआई बेस्ड जॉब हैं, ये बहुत बहुत प्रचुरता में उपलब्ध हैं। लेकिन हर कोई अगर यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करेगा तो उतनी पोस्ट तो है नहीं, और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों को निराश होना पड़ेगा। तो अगर वो चाहते हैं कि ऐसी तैयारी हो तो 10वीं के बाद से कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लें, आईटीआई कर लें, अपना एक कौशल विकास कर लें, स्किल डेवलप कर लें, और हो सके तो गवर्नमेंट की जो टेक्निकल बेस्ड जॉब है उसमें चले जाएं और फिर अपनी पढ़ाई जारी रखें। और एक बहुत लंबा समय हमें यूपीएससी की जो स्कीम है, अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी का जो स्कीम्स है उसमें लगभग देखा जाए तो 2025 मार्क्स होते हैं। उस 2025 मार्क्स में अगर आप देखें तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है या इंडियन लैंग्वेज है, सारी चीज़ें जो हैं उसमें जनरल स्टडी का ही पार्ट बहुत बड़ा है। तो जनरल स्टडी ऐसा नहीं है कि वो आप केवल एक बार में ही जनरल स्टडी कर लेंगे। आपको एक लंबा कंटिन्यूस बेस, अपना फाउंडेशन तैयार करना होता है, और उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक अपना फाउंडेशन तैयार करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। जो लोग दिल्ली के नज़दीक रहते थे शुरुआत में, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ दिल्ली के नज़दीक रहने का। और आप देखें कि हमारे राजस्थान के मीणा समाज के लोग हैं या उत्तराखंड या वहाँ के जो नेगी हैं, इन्हें दिल्ली के नज़दीक रहने का बहुत फ़ायदा हुआ, और इनकी 3 जनरेशन आज आईएएस हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने का विषय है कि एक आईएएस का बेटा ही आईएएस बनता रहेगा,
तो गांव का एक किसान कब अपने बच्चे को आईएएस बना पाएगा? वो तभी संभव है कि जब वो पहले किसी भी तरह से अपना स्किल डेवलपमेंट करके एक किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, और उसे बहुत लंबा समय मिलता है पढ़ने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का, और उस लंबे समय में वो पूरी तैयारी करे बड़े फेज मैनर में, तो पक्का तभी वो किसी आईएएस के लड़के से आईएएस की प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन कर सकता है। आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूँगा वो है जो इंटरव्यूज़ होते हैं। चूँकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू मैंने सेलेक्ट किया है, तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन इंटरव्यूज़ की एक साइकोलॉजी होती है। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है, आज तो हालांकि जो हमारी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंटरव्यूज़ को बंद कर दिया, क्योंकि वो एक करप्शन का भी एक बड़ा कारण होते थे। एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप केवल रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपको नौकरी लग रही हैं। तो लगभग 80% जो नौकरियां हैं वो आज केवल रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपके मार्क्स के आधार पर आपको अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। लेकिन यूपीएससी एमपीएससी जो हैं, जो उनमें तो इंटरव्यू कंपलसरी है। और मैं जैसे मैं इंटरेक्शन करता हूं, जो इंटरव्यूज के लिए हम काउंसलिंग देते हैं जो लोगों को, तो उन लोगों का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है जिन्हें ये टिप्स पता चल जाएं कि इंटरव्यू सिलेक्शन की एक कह सकते हैं कि एक की क्या है। वो की ये है कि जब हम पढ़ते हैं जब पूरा पढ़ते हैं या पूरी चीज़ें करते हैं, तो हम एक अलग दृष्टिकोण से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वो दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने, तो आपको वो दृष्टिकोण डेवलप करना है जो कि एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हो। वो इंटरव्यू में आपसे यही तय करते हैं कि आप के अंदर भले कितनी भी आपने संघर्ष किया हो, आपके साथ शोषण हुआ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी एक समदर्शी एक आपका एक विचार होना चाहिए। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो जो हम इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं, जो उसमें करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सही किताबों से पढ़ाई करें। होता क्या है कि हम ऐसी बहुत सारी गलत किताबों का चयन कर लेते हैं और उनको पढ़कर हम अपना माइंडसेट इस तरह का बना लेते हैं जो कि एक नकारात्मक हमारा दृष्टिकोण तैयार कर देता है। और जो इंटरव्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव नहीं हैं, और अगर आप सोचते हैं कि मतलब आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है और आप बहुत दुखी हैं कि व्यवस्था से, सिस्टम से, कि आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी में ये है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, या वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो एक आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। उसके उलट जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपने अंदर रखते हुए हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट की तैयारी करनी होती है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आप किसी समाज के ऑफिसर नहीं होते हैं, आप एक भारत देश के अधिकारी बन जाते हैं, और आपके अंदर एक समदर्शी, सभी के लिए एक दृष्टि होना जरूरी है। हाँ, लेकिन उस बनने के बाद आप अपनी जड़ें ना भूलें, अपना जो बैकग्राउंड है वो ना भूलें, और समय आने पर अपने लोगों को भी हाथ पकड़कर, अगर आप जिस रास्ते को आपने तय किया है, जिस रास्ते को मैं तय कर यहाँ पहुंचा, सारी सरकारी स्कीमों का लाभ लेते हुए, मैं अगर अपने जीवन में मैं सोचूं, या जो भी व्यक्ति है वो अगर अपने जीवन में सोचे कि अगर वो 100 ऐसे लोगों को भी, गरीब परिवार के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे 100 लोगों को भी अगर अपने जीवन में अधिकारी बनाने में सक्षम हो पाता है, तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ लोगों से मिलने की, उनको गाइडेंस करने की, कि कैसे उनको एक तरह से उनको किताबों के माध्यम से, उनको फाइनेंशियली या उनको एक मॉरली सपोर्ट किया जाए, ताकि वो इतनी मेहनत करने के बाद इंटरव्यू स्टेज से फेल होकर ना निराश हों। क्योंकि देखें, जो व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है ना, उससे मानसिक चोट ज़्यादा लगती है। इसीलिए आप देखें कि जो लोग बहुत तैयारी करते हैं और अगर उनका कोई सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो पूरे जीवन निराश हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपना एक प्लान बी भी तैयार करके रखें कि अगर मैं इस रास्ते में सफल नहीं हूँगा तो मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए। उस प्लान बी में मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरा कैसे होगा, तो आप तय कर सकते हैं। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि सारे आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, तो हमें अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसे बढ़ाने के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मैं इस पे काफ़ी सेशंस लेता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए।
एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा जो सबसे सशक्त अधिकार है वो है नॉलेज और लैंग्वेज। तो अगर आप लैंग्वेज पे पकड़ करेंगे, भाषा पे अगर आपकी पकड़ होगी, वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, अगर आप किसी देखें तो ये दो भाषाओं में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपका एक एम्प्लॉयबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। बाकी जो अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उपलब्ध करा रहे हैं चीज़ों को लोन के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से या स्वावलंबन योजना के माध्यम से, तो इनका भी हम एक तरह से पॉजिटिवली इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत हद तक हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तौर पर जा सकते हैं। बाकी जो आगे की बातें हैं कि जो रिजर्वेशन इश्यूज हैं या फिर शेड्यूल एरिया है उनकी चीज़ें कैसी हों, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, उन पे कभी हम और चर्चा करेंगे। आज के सेशन को बस मैं समराइज इसी उस पर करता हूँ कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमारे संविधान से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उन राइट्स को कैसे हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए खड़ा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे उसके फंडामेंटल राइट्स उस तक पहुंचाए जाएं। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग, जो परिवार, जिन परिवारों को आरक्षण मिल चुका है वो अब एक स्तर से ऊपर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हों, ना कि वो शहरी ट्राइबल जो कि एक वो जाकर सिर्फ नौकरी के लालच में उन ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को हथिया लें जहाँ पे कि उस ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हमारे आदिवासी किसान का बच्चा जिनके लिए लक्ष्य मान रहा है। तो ये हमें एक आंतरिक आकलन करना चाहिए कि जो क्लास 1 ऑफिसर हैं वो कभी अपने बच्चों को क्लास 2 या क्लास 3 की पोस्ट के लिए कंपटीशन में ना उतारें, क्योंकि इससे हमारे समाज को दो तरह से नुकसान हो रहा है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो चाहें तो ओपन मार्केट में भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड होकर उस गांव में जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं और वो जीवन भर फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं कि उन्हें, क्योंकि उनका पूरा जो आउटलुक है उन्हें हमेशा बोलता रहता है कि मैं तो यहाँ जाना चाहता था, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उस जो नौकरी उन्होंने गांव के ग्रामीण एक हमारे शेतकरी किसान के बच्चे का जो हक छीना है, वो छीनने के बाद भी वो सुखी नहीं होते हैं। तो वो एक हमें दूसरा एक प्रश्न सोचना पड़ेगा कि हमारे जो लोग आरक्षण से नौकरी पाकर बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है वो कम से कम बड़ी चीज़ों का लक्ष्य करे, ताकि जो गांव के क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उनको वो रहे। अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के अलावा एम्पावरमेंट का कोई और रास्ता नहीं है। अगर लोग सोचें कि कोई और शॉर्टकट है किसी और माध्यम से, तो कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव लेफ्ट नाउ एटलीस्ट। तो मैं सभी लोगों से इस पेज के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं बोलता हूं कि अब ये हमें कमर कसने का समय आ गया। हम लगभग आज़ादी के 75 वर्षों में तक आ रहे हैं। अब तक जो भी आपसी मतभेद, रोना धोना, जो कुछ भी रहा, उन सबको भूलकर अब हमें कमर कस लेनी चाहिए कि अब हमें ओपन कंपटीशन में भी आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। और जो छोटी छोटी कम्युनिटी है जिनकी जनसंख्या 5 लाख 6 लाख नहीं है, वो किस तरह से आगे बढ़कर ओपन मार्केट में किस तरह से अपने आप को प्रूव कर रही है फाइनेंशियली। तो हमारे भी 10 करोड़ लोगों में से लगभग 1 करोड़ हमारे ट्राइबल आदिवासी जनजाति समाज के लोग हैं जो आज आर्थिक तौर पर इतने सक्षम हो गए हैं कि उनकी जो अगली पीढ़ी है वो ओपन मार्केट के कंपटीशन में अपने आप को प्रूव कर सकती है। तो उन्हें आगे आकर प्रूव करना चाहिए हमारे उसका। तो ये एक जो जनजातीय हमारे ट्राइबल आदिवासी युवाओं के लिए जो चुनौतियां थी, नौकरी की, आरक्षण की, संवैधानिक अधिकारों की, उस पर मैंने प्रयास किया कि आज उस पर हम आपके बीच रखें। और ये 1 घंटे का विषय नहीं है, ये हमारा एक टीम है जो हम एक ट्राइबल स्टडी ग्रुप चलाते हैं। उसमें लगभग हमारे साथ लगभग 1000 छात्र जुड़े हुए हैं और सभी छात्रों का एक ही आउटलुक है, सबके पास प्लान बी है, सभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, और सभी ये जानते हैं कि अगर उन्हें वहाँ पे नहीं अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, एक स्वायत्तता को तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं जहाँ पर वो स्वयं पर आश्रित हैं, अपने पेरेंट्स पर आश्रित नहीं हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव यूथ फोर्स हमारे साथ जुड़ रहा है।
तो आपके माध्यम से भी अगर लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो अदर वे अदर देन टू बोल सकते हैं कि फाइट इन दी ओपन मार्केट। उसके अलावा कोई और साधन नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या हो गई है उसके कंपैरिजन में हमारे पास उतने पद अब बचे नहीं हैं। सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, और सारे लोग जो जमीन थी हमारे पास उसमें जनसंख्या बढ़ने से छोटे छोटे उनके साइज होते जा रहे हैं। हर कोई उन पे आश्रित नहीं रह सकता, हमें ओपन मार्केट में आकर प्रतिस्पर्धा करनी ही पड़ेगी। ये सारा करते हुए हम अपनी संस्कृति को और अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी को, उसको सुरक्षित रखें। यही मेरा एक आपसे अनुरोध है। आशा है कि जो आज हमने बात की उसमें कई चीज़ें आपको आपके योग्य, आपके काम आई होंगी, और आगे भी हमें मौका मिलेगा फिजिकली या पर्सनली या एसोसिएशंस के माध्यम से, तो हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवाहर।